नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बाबिता रियाल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एसओजी ने पकड़ी 12 से 15 लाख की स्मैक। किच्छा पुलिस और गोवंश स्क्वाड की टीम ने 2 अभियुक्त को 150 किलो गौमांस और अन्य सामान के साथ किया गिरफ्तार। उत्तराखंड सरकार द्वारा देहरादून में सेब महोत्सव के आयोजन पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगोत्री से पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने उठाए सवाल। एक राज्य एक राजधानी की मांग को लेकर प्रवीण सिंह काशी ने चमोली स्थित पुरसाडी जेल में विगत 14 सितंबर से अनशन शुरू कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य खराब होने के बाद उनका अनशन अब गोपेश्वर स्थित जिला अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि प्रवीण सिंह काशी ने पूर्व में भी गैरसैंण राजधानी के लिए आंदोलन किया था, जिसके बाद उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हुए थे। उन्होंने जमानत लेने की बजाय सत्याग्रह का मार्ग चुना और आज भी एक राज्य एक राजधानी के लिए जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए आमरण अनशन पर डटे हुए हैं। डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में जनता के टैक्स के पैसे को डबल स्पीड से जो है बर्बाद कर रही। 2 राजधानी बना के, एक राज्य में एक राजधानी हो, यहाँ जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ पर स्कूल नहीं है, जहाँ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, जहाँ लाखों की तादाद में प्रशिक्षित बेरोजगार जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें रोज़गार मिलेगा। जब ये सब बातें आती है तो सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, टैक्स का पैसा 2 राजधानियाँ बर्बाद कर रही, बजट का पैसा बर्बाद कर रही। तो ये मेरा कहना है कि ये मेरा जो अनशन आंदोलन है, जब तक राजधानी गैरसैंण नहीं बन जाती है, स्थायी राजधानी नहीं बन जाती, तब तक ये अनशन आंदोलन चलता रहेगा और मैं जमानत नहीं लूँगा। जो आज उत्तराखंड के लिए इसका समर्पित है कि तमाम 2 राजधानी की बात होने की चल रही है। बीजेपी आज प्रचंड बहुमत की सरकार है और एक राजधानी जो उत्तराखंड की, जो आज लोग उस पर आंदोलन के लिए बैठे हैं तमाम 30 दिन 20 दिन, और आज भी 12 सितंबर से भूख हड़ताल पे चल रहे हैं और जो आंदोलन चला था। और 19 तारीख से पुरसाडी में जेल में होने के बाद आज में अस्पताल में रखे हैं हमारे प्रवीण काशी जी। तो एक बहुत गहरी बात है और ये सरकारों को जो प्रचंड बहुमत की सरकार है, जो ये एक अपने में एक सक्षम सरकार है, वो तक नहीं कर पा रही है। और तमाम जो टैक्सेसों के पैसेज हैं जो बर्बाद, अभी आप जो नेताजी ने हमें प्रवीण भाई ने आप लोगों को बताया है, तो ये बातों को कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार इस पर गौर करे, अमल करे। और जो राजधानी का जो मांग है, जो उत्तराखंड के सपनों की राजधानी गैरसैंण है, वो अतिशीघ्र स्वीकृत करे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में एक उत्सव की तर्ज पर मनाया जा रहा है। इसी अमृत महोत्सव के अंतर्गत गुरुवार को थराली विधायक मुन्नी देवी शाह ने सशस्त्र सीमा बल प्रशिक्षण केंद्र ग्वालदम से हरी झंडी दिखाकर एसएसबी जवानों की साइकिल रैली को नई दिल्ली के लिए रवाना किया। साइकिल रैली में एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र ग्वालदम और सीटीसी श्रीनगर के कुल 17 जवानों का एक दल रवाना किया गया, जिसका नेतृत्व ग्रुप लीडर सुबोध चंदोला के द्वारा किया जा रहा है। साइकिल रैली ग्वालदम से कोसानी, अल्मोड़ा, भवाली, काठ गोदाम होते हुए 2 अक्टूबर को राजघाट पर पहुँचेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में सभी सीएपीएफ जो है उनको वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें एसएसबी की 10 साइकिल रैली है, जिसमें से एक हमारी साइकिल रैली जो ग्वालदम से शुरू हुई है और राजघाट पे 2 तारीख को इसका समापन होगा। इसमें जो है हमारा TISGW स्कूल ग्वालदम और CTC श्रीनगर के जो सदस्य हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 10 ग्वालदम के लड़के हैं और प्लस 7 लड़के हमारे जो है CTC श्रीनगर के हैं, जो DIG SR गुप्ता सर के निर्देशों की वहाँ से टीम आई हुई है। और ये दोनों टीमें यहाँ से निकलेंगी साथ साथ, दोनों जो कंबाइंड एक टीम है। और ये यहाँ से भवाली होते हुए, पहले आज इनका हॉल्ट भवाली होगा, उसके बाद अल्मोड़ा के बाद पहले इनका ये कौसानी के बाद अल्मोड़ा के बाद फिर ये भवाली और फिर उसके बाद काठगोदाम ऑनवर्ड ये 2 तारीख को वहाँ पे राजघाट पे इनका समापन होगा। आज़ादी अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पे मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई देना चाहूँगी। और जो हमारा यहाँ पे ये सैनिक बाहुल्य है, मैं सभी सैनिक भाइयों को बधाई देना चाहती हूँ। उसके साथ साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहती हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये 75 वर्ष बाद, जो 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, उनकी आज ऐसी सोच रही है। आज पूरा भारतवर्ष उनको बधाई दे रहा होगा और हम भी उनको बधाई देते हैं। और जो ये कार्यक्रम हमारा चला, ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम होगा और मैं समझती हूँ इससे आने वाली पीढ़ी भी बहुत कुछ सीखेगी और मैं इन सैनिक भाइयों को सल्यूट करती हूँ।
आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए पूरा बल में बहुत जोश है। जो भी हमारी टीम के सदस्य हैं सभी लोगों में जोश भरा हुआ है और आज हम यहाँ से निकलकर शाम को हमारा रात्रि विश्राम कौसानी होगा। अगले दिन हम अल्मोड़ा, भवाली, कड़ुआ होते हुए इस तरह दिल्ली पहुँच के 2 अक्टूबर को हम राजघाट में इसका समापन समारोह। प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर खुलवे और पीएमओ में उप सचिव मंगेश घिरडिया ने बद्रीनाथ पहुंचकर प्रस्तावित मास्टर प्लान के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। बता दें कि मौसम खराब होने के कारण दोनों अधिकारी जोशीमठ से सड़क मार्ग से बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ पहुंचने पर दोनों अधिकारी सबसे पहले माड़ा गांव पहुंचे, जहां पर भीम पुल समेत स्थानीय लोगों द्वारा तैयार हस्तशिल्प को देखा गया। बता दें कि दोनों अधिकारियों ने अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत हवाई मार्ग से बद्रीनाथ पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ नहीं जा सका और हेलीकॉप्टर को सेना के हेलीपैड में ही लैंड करना पड़ा। बाद में सड़क मार्ग से दोनों अधिकारी बद्रीनाथ पहुंचे, जहां पर मौजूद आला अधिकारियों के साथ दोनों अधिकारियों ने मास्टर प्लान का निरीक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया है। इससे पहले दोनों अधिकारी भारत के अंतिम गांव माड़ा पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत ग्राम प्रधान पीताम्बर मोल्फा ने किया। अभी हमारी तरफ से डायरेक्शन देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। राज्य सरकार ने पूरी व्यवस्था, प्रधानमंत्री जी ने जैसे इनको परिकल्पना करके बताया था कि बद्रीनाथ मंदिर का एक छोटी स्मार्ट सिटी के तरीके से हमें डेवलपमेंट करना है और उसमें इस तरीके से विकास करना है कि हमें लगे कि हम भविष्य के बहुत लंबे समय तक एक ऐसा समायोजन कर रहे हैं इस मंदिर परिसर में कि सभी को लगे कि हाँ, इस मंदिर में आने के बाद उन्हें ऐसा एक स्वरूप देखने को मिला है मंदिर के आयाम का जिससे वो पहले अनभिज्ञ थे। बात रही काम शुरू करने की, मेरी पूरी उम्मीद है कि यहाँ के जो निवासी हैं उनका अगर सामूहिक सहयोग राज्य सरकार को मिलेगा तो बहुत जल्दी काम शुरू होगा। मैंने सिर्फ जावलकर जी सेक्रेटरी टूरिज़्म से एक ही अनुरोध किया है कि बहुत सारी जगह हम परिकल्पना करते हैं, हम काम शुरू कब करेंगे। मैंने कहा ये क्योंकि एक अलग तरीके का काम हम करने जा रहे हैं, हम तय कर लें किस दिन हम ये काम पूरा करके विष्णु को अर्पण करेंगे, वो आप तारीख बता दीजिए। मैं प्रतीक्षा करूंगा कि वो जल्दी हमें ये तारीख बताएं। धन्यवाद। दिनेशपुर थाना अंतर्गत चक्की मोड़ गांव का एक मामला सामने आया है। बुक्सा समुदाय के लक्ष्मण सिंह उर्फ लच्छू सिंह की आवास के सामने प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर ग्रामीणों के द्वारा कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के आवास का घेराव करने जा रहे हैं। ग्रामीणों को प्रशासन ने मंत्री आवास से करीब 1 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया था। इस दौरान प्रशासन और ग्रामीणों में तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान जिले के तमाम प्रशासन के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। एसडीएम बाजपुर के समझाने पर बड़ी मुश्किलात के बाद उत्तेजित ग्रामीणों को शांत करवाया गया। इस दौरान एसडीएम बाजपुर रमेश चंद तिवारी ने कहा कि ग्रामीणों से वार्ता हुई है और जिस तरह से अतिक्रमण हटाने की बात हुई है उसकी जाँच की जाएगी। 2 दिन का समय ग्रामीणों को भी दिया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी पंतनगर आशीष भारद्वाज ने कहा, ग्रामीणों और एसडीएम के मध्य हुई वार्ता के बाद ग्रामीणों को घर जाने के लिए कहा गया। हमें कुछ सूचना नहीं दी गई। अब आप लोग कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई करेंगे, जो मेरा इतना सामान के भरपूर करेंगे, जितना मेरा सामान तोड़ा है इनने। और प्रशासन ने मंदिर तोड़ने की, मंदिर मेरा सब रोड में करना, सब सामान मेरा सब जरकतून कर दिया है। मेरे 30 लाख का सामान तोड़ कर इनने नाश कर दिया। मैं क्या करके खाऊंगी? सब मेरा राशन पानी सब इनने वो कर दिया बर्बाद। सरकार के क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के इशारों पर भूमाफियाओं को लाभ देने के लिए एक गरीब के घर से, गरीब के ऊपर से उसकी छत छीन ली गई बिना नोटिस दिए। इस समय प्रशासन का ये आलम है, तानाशाही इस कदर हावी है कि बिना नोटिस दिए गरीब का घर तोड़ दिया। और तो और वहाँ पर जो धर्म को अपने आप को ठेकेदार और धर्म के रक्षक बताने वाली पार्टी की जो सत्ता है इस समय, उन्होंने हमारे आराध्य भगवान शिव का मंदिर तोड़ने का काम किया है। ये सब लोग यहाँ खड़े हैं, इनसे पूछो। इन 4 में एक लोन हुआ था लच्छू सिंह के पिताजी के नाम पे। उसके बाद वो शायद जमा नहीं कर पाए और 2008 में नीलामी हुई। नीलामी के पश्चात वो नीलामी बोली उच्च बोली दाता थे प्रकाश सिंह कोसियारी जी के नाम पे निकली। तत्पश्चात जो ये जिनकी ज़मीन थी जिस पे लोन हुआ था
वो संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने माननीय न्यायालय कमिश्नर साहब के यहाँ निगरानी दायर की। निगरानी जो है मेंटेनेबल नहीं थी, वो रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट होने के पश्चात उस पर उनको जो उच्च बोलीदाता थे प्रकाश सिंह कोश्यारी, उनको सरकार, क्योंकि तहसील से नीलामी हुई थी तो उनको जो है कब्जा दिलाया गया था और लगातार उनका कब्जा चला आ रहा था, खेती की जा रही थी। तो 2 खसरा नंबर थे, उसमें से एक खसरा नंबर जो हाल में 2471 ऐसे समथिंग है। पक्षों में था, एक बुक्सा जनजाति के हमारे लक्षू सिंह हैं और एक प्रतिवादी पक्ष है कोश्यारी। ज़मीन का मामला था, ज़मीन इन्होंने लोन लिया था, उस पर कर्जा नहीं चुका पाए तो बैंक ने उसको नीलाम कर दिया था। उसके तहत इनके एक गेट बनाया हुआ था, तो उस गेट को कल प्रशासन की टीम ने आके, उसमें तहसीलदार भी थे और पटवारी थे, इन लोगों ने उसको अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया। तो उस विषय में लेके कल से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आज ये लोग यहाँ पे आए हैं। हाँ, उसके लिए एसडीएम साहब को भी यहाँ पे बुलाया गया था, तो एसडीएम साहब ने इनका ज्ञापन ले लिया है और इनकी जो भी इनको ग्रीवेंसेस थे उन्होंने एक एप्लीकेशन लिख के दी है, तो उन्होंने उसका जांच कराने का इनको आश्वासन दिया है। सर, ग्रामीणों का मंत्री जी हैं नहीं अभी यहाँ पे। दूसरी बात, ये मामला ऐसा था भी नहीं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको हम अभी भी बता देंगे तो आप भी कहेंगे कि हम भी पार्टीशन हो रहे हैं। इसकी जांच मैंने ही की थी पूरे मामले की ना, मेरे पास में भी आया था, 6-7 जगह से आया था, मैंने जांच की थी। इसमें कोई ऐसा तत्व तो नहीं था जिसकी वजह से ये लोग एजिटेशन करें, लेकिन चूंकि जनता है, जनता का हक है एजिटेशन करना, तो इस वजह से इनको यहाँ पर रोका गया। चमोली की नगर पंचायत नंदप्रयाग के सभासद संजय कंडेरी ने पुलिस पर जबरदस्ती चालान करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस चेकिंग के नाम पर जबरन वसूली कर रही है, जबकि उनके पास गाड़ी के सारे दस्तावेज मौजूद थे। आज सुबह मैं चमोली से घर वापस आ रहा था, तो चमोली के पीछे चेकिंग चल रही थी और कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा मुझे रोका गया। मुझे डीएल दिखाने के लिए बोला गया, गाड़ी के डॉक्यूमेंट दिखाने, मैंने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए और हेलमेट था मेरा, हेलमेट भी पहना हुआ था। फिर मुझसे कहा गया आप चालान की पर्ची कटवाइए। मैंने इसका विरोध किया। मैंने कहा सर मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस है और डॉक्यूमेंट सारे हैं, किस चीज़ का मैं। उन्होंने कहा आप थानाध्यक्ष चमोली ने कहा चंद्रगुप्त तो है कोई, उन्होंने कहा आप ज़्यादा बोल रहे हैं, हम आपके खिलाफ एक्शन होकर आईपीसी धारा लगा देंगे और मुकदमा दर्ज करवा देंगे। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप करवाइए, मेरे पास वीडियो है और आप ऐसे धमकी दे रहे हो। मैंने कहा ये है मित्र पुलिस का, आप मित्र पुलिस बोलते हैं, लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। मेरी डीजीपी सर अशोक कुमार जी से आग्रह है, ऐसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ आप एक्शन लें, कार्रवाई करें, जो गरीब जनता के साथ वसूली करें। ये मेरा मामला नहीं है सर, ये अभी 2-3 लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। देहरादून में सेब महोत्सव करवाने को लेकर जहां सरकार का तर्क है कि हर्षिल के सेब को पहचान दिलाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, वहीं पूर्व विधायक का कहना है कि अपनी गुणवत्ता के लिए हर्षिल घाटी का सेब पहले ही विख्यात है और देश भर में अपने विशिष्ट पहचान रखता है। उनका ये भी कहना है कि सेब महोत्सव के नाम पर सरकारी बजट का दुरुपयोग करने के बजाय इस घाटी के काश्तकारों को धरातल पर बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाते तो सही मायने में ये महोत्सव सुखद होता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारी पिछली सरकार से निर्मित हर्षिल छाला में बना कोल्ड स्टोर का संचालन ठप पड़ा हुआ है। सरकार इस ओर ध्यान देने की बजाय सेब महोत्सव के नाम पर अपना ढोल पीटने पर मशगूल है। 24 सितंबर को राज्य सरकार एप्पल फेस्टिवल मनाने जा रही है और वहीं बड़ा दुर्भाग्य है कि गंगोत्री विधानसभा के 8 गाँव के लोग इसका विरोध, इस एप्पल फेस्टिवल का विरोध करने जा रही है, क्योंकि विगत वर्षों में भी हर्षिल में एप्पल फेस्टिवल मनाया गया था 2 बार। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर आए थे और लोगों के, काश्तकारों के उम्मीदें बढ़ी थी कि राज्य सरकार काश्तकारों को एक धरातल पर कुछ सुविधाएं मुहैया कराएगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार के द्वारा लगभग 9 करोड़ का जो कोल्ड स्टोर बनाया गया था झाला में, और अभी वर्तमान सरकार के द्वारा उसको संचालन नहीं करवाया जा रहा है। अभी तक सरकार ने वहाँ पर ये पीपी बोर्ड में चल रहा था, सरकार ने इसको चलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करी। सेब अभी टूटने लग गए। काश्तकार अपना सेब जो है कोल्ड स्टोर में ले जाना चाहता है, लेकिन सरकार के द्वारा कोल्ड स्टोर का संचालन न कराने पर काश्तकारों को भारी परेशानी हो रही है। आज पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है
वहीं उपला टकनौर क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल रहा है कोल्ड स्टोर के माध्यम से। इस कोल्ड स्टोर का श्रेय गंगोत्री के पूर्व विधायक श्रीमान विजयपाल सजवाण को जाता है। उनके अथक प्रयास से झाला में एक कोल्ड स्टोर बना है। मैं उपला टकनौर के समस्त युवाओं की तरफ से माननीय पूर्व विधायक का अभिनंदन वंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। चमोली जिले का सुतोल मोटर मार्ग एक हफ्ते से बंद चल रहा है, जिससे यहां आवाजाही ठप हो गई है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय युवा अर्जुन का कहना है कि बीमारों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों का सामान लाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जल्द ही मोटर मार्ग खोलने की मांग प्रशासन से की है। बीते दिनों क्षेत्र में एक बंद पड़ी राइस मिल के चौकीदार की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लक्सर कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बीती 18 सितंबर को एक बंद पड़ी राइस मिल में अज्ञात बदमाशों ने 70 साल के चौकीदार पाले राम पुत्र मांगे राम की हत्या कर दी थी। मृतक पाले राम के पुत्र राजकुमार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, जिस पर एक टीम बनाकर आरोपियों की धरपकड़ करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज करने के आधार पर कुछ लोगों पर संदेह के आधार पर गांव के कुछ नशेड़ी युवकों से संबंधित जानकारी मिली। चमोली जिले की निजमुला घाटी के पाना ईरानी, दुर्मी पगना और झिंझी गांवों का संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि बारिश के चलते इन गांवों का मोटर मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। भूस्खलन का वीडियो इतना खतरनाक था कि ठीक नीचे स्थित इंटर कॉलेज को भी खतरा पैदा हो गया है। हल्द्वानी में बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ वार्ड नंबर 3 के पार्षद डेविड ने पुलिस और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। आज नगर निगम के सामने मेन रोड पर धरने पर बैठे पार्षद में हल्द्वानी शहर में स्मैक के बढ़ते कारोबार का विरोध करते हुए कहा कि आज जिस प्रकार से हल्द्वानी शहर के अंदर स्मैक का कारोबार बढ़ता जा रहा है और छोटे छोटे बच्चे इसकी लत में अपना घर बर्बाद और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन इस कारोबार को रोकने में पूरी तरह से फेल दिखाई दे रही है। इसी के विरोध में आज मैं लगातार विरोध करता रहा हूं और करता रहूंगा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा अवैध रूप से चल रहे नशे के इस कारोबार पर रोक लगाई जाए। श्रीनगर विधानसभा में स्टोन क्रैशर विवाद में अब और बड़ा रूप ले लिया है। 5 गांव के चल रहे आंदोलन में अब यूकेडी भी कूद गई है। यूकेडी ने साफ चेतावनी दे दी है कि किसी भी कीमत पर क्रैशर खोलने नहीं दिया जाएगा। जनहितों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल 5 गांव डुंगरी पंथ, कलीगढ़, फरासू, मरोड़ा और दिखोलियो गांव द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। उनका आरोप है कि स्टोन क्रैशर बनने से उनका पेयजल स्रोत ध्वस्त हो जाएगा, सिंचाई नहर ध्वस्त हो जाएगी, जिससे गांव को पलायन करने के लिए मजबूर होना होगा। एक बार फिर हम पहुंचे हैं उसी मुद्दे को लेकर। एक स्टोन क्रशर के निर्माण को लेकर विरोध किया जा रहा है 5 गांवों द्वारा, और अभी हम मौके पे हैं जहां पर स्टोन क्रशर का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन 5 गांवों का ये आंदोलन है, और ये आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि जो 5 गांवों का जो प्राकृतिक स्रोत है, जहां से इन गांवों को पेयजल का पानी मिलता है, लगभग 2,500 से 3,000 आबादी को, उस स्रोत के नज़दीक ये स्टोन क्रशर का निर्माण किया जा रहा है। और लगभग ये महज 30 से 40 मीटर दूर है जहां पर स्टोन क्रशर बन रहा है, और जहां पे प्राकृतिक स्रोत है 5 गांवों का, महज 30 से 40 मीटर की दूरी पर है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर उनकी सिंचाई नहर इन 5 गाँवों की, वह बिल्कुल बगल से ही, जहाँ पे स्टोन क्रशर बनाया जा रहा है उसके बगल से ही वह नहर भी बहती है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो पेयजल का संकट भी है और दूसरी तरफ सिंचाई का संकट भी है। इस तरह इसी को लेकर इनका विरोध किया जा रहा है। लगभग एक साल से लगभग ये विरोध चल रहा है, और इसको लेकर इन जो ग्रामीण है, यहाँ के महिलाएं पुरुष लगातार तहसील से लेकर डीएम ऑफिस तक, कमिश्नर ऑफिस तक ये लगातार यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अपनी आवाज़ें उठाते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इनका ये भी आरोप है कि जो एडीएम थे गढ़वाल पौड़ी के, उनके द्वारा हमारे फेवर में यहाँ पे निर्णय लिया गया था, और खास साफ तौर से उन्होंने यहाँ पे पत्र जारी किया था। उसमें साफ लिखा गया था कि यहाँ पर जो स्टोन क्रशर का निर्माण जहाँ पे किया जा रहा है, वो ना तो सिंचाई के लिए सही होगा, ना पेयजल के लिए सही होगा, ना वहाँ पे जो गदेरा उसके लिए सही है। और खासकर जो यहाँ पे ये सड़क देख रहे हैं आप, ये जो रोड जा रही है, सकरी रोड है, काफ़ी महत्वपूर्ण मार्ग है ये। और ये मार्ग इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि अगर बद्रीनाथ हाईवे बंद हो जाता तो इसी मार्ग से होकर आप खिरसू सड़क से मिलते हैं और वहाँ से आप आवाजाही करते हैं, इसलिए ये सड़क बेहद अहम है। और अगर यहाँ पर
स्टोन क्रेशर बनता है और बड़े ट्रक यहाँ पे लोड ट्रक आते हैं, तो इस सड़क को भी इसका नुकसान होगा और कहीं ना कहीं यहाँ इस क्षेत्र की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होगी। इसी को लेकर इनका विरोध यहाँ पे है। और आज पहाड़ टीवी की टीम इसी हकीकत को देखने यहाँ पे आई थी। अभी हमने आपको दिखाया भी, कुछ लोग यहाँ पे मौजूद भी हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे कई महिलाएं हैं और माता जी आपका गाँव कहाँ है बताओ? मेरा गाँव खराब। क्यों ये जगह आंदोलन किया जा रहा है आपके द्वारा? आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि हमारा पीने का पानी का स्रोत यही है और नहर भी यही से जाती है। इसमें 4-5 गांव मिले हुए हैं। ये जो पूर्वज धरोहर है हमारी, ये गौरी गंगा कहलाती है। इसके थोड़ी दूर पर गौरा देवी का मंदिर है। वो प्राचीन मंदिर है, आज का नया मंदिर है, बहुत पुराना है। बहुत बड़ी मान्यता है। सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? सबसे बड़ी समस्या यह होगी कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य जो है खत्म हो जाएगा। ये पानी के स्रोत नीचे चले जाएगा तो कहाँ से हम खाना खाएंगे, कहाँ से हम पानी पिएंगे, कहाँ से हम खेती करेंगे, कहाँ से हम गाय पालेंगे, सारा प्रदूषण होगा। पानी कहाँ से पिएंगे भाई? हमारा ये पानी चले जाएगा तो पानी कहाँ से पिएंगे? इसी से हमारी जमीन होती है और जमीन में सब कुछ अनाज होता है हमारा, ये हम कहाँ से उगाएंगे? अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? से आया है एसडीएम साहब का यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया, एडीएम साहब का ट्रांसफर कर दिया। दोनों अपोज कर रहे थे इस खनन की प्रक्रिया को, लेकिन उनको कर दिया जाता है। और इसमें और भी चीजें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने परमिशन नहीं दी है। हाई कोर्ट में भी माननीय चीफ जस्टिस की अदालत में भी कहा गया है कि हमने अभी तक परमिशन नहीं दी है, उसके बावजूद वहाँ पे काम चल रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये सारा प्रेशर डीएम के ऊपर कहाँ से आ रहा है समझ में नहीं आया। क्या कोई मंत्री संतरी या बहुत बड़ा प्रदेश का, राज्य का, उत्तराखंड का बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है या दिल्ली से प्रेशर आ रहा है? कौन कौन भागीदार है? मैं तो पहाड़ टीवी जो कि लोकतंत्र प्रजातंत्र की एक तीसरी टांग कही जाती है, महत्वपूर्ण जिसके पर विचारधारा रहती है, वो है, मैं उनसे कहूंगा कि भाई इस चीज की छानबीन होनी चाहिए, लगातार छानबीन होनी चाहिए। है कौन इसमें? पिछले 1 महीने से लापता युवक की खोजबीन अब तक पूर्ण न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के बाहर घेराव किया। पुलिस प्रशासन होश में आओ के नारे के साथ ही पुलिस प्रशासन की लचर कार्रवाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। लोगों ने योगेश पुरी की जल्द से जल्द बरामदगी की मांग भी उठाई। जैसा कि पहाड़ टीवी ने दिखाया था, नौकरी के नाम पर ठगी एक युवक के साथ हुई और पिछले लगभग 1 महीने से युवक लापता है, जिसका अब तक कोई तफ्तीश नहीं हो पाई है। इस वक्त परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, युवक के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपसे पूरी मैं जानकारी लूँगा कि लगभग 1 महीने से वो गायब है। हाँ गायब है। तो अब तक किस तरीके की कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा हुई है? प्रशासन से जो मांग हमने की थी उस टाइप की तो नहीं थी। प्रथम हमने रिपोर्ट वहाँ पे दर्ज की थी जी, वहाँ टीम आई भी, साथ में हम भी थे जी, लेकिन वो था कि जो कार्रवाई थी संतुष्टि के लिए नहीं थी, काफ़ी नहीं थी जी। तो उसी के चलते हम यहाँ पे आज एसपी ऑफिस पहुँचे हैं जी। तो आज आप एसपी ऑफिस में पहुँचे, एसपी साहब से आप ज्ञापन भी अभी देके आए हैं, तो किस तरीके की उनके द्वारा बात कही गई, किस तरीके का आश्वासन उनके द्वारा दिया गया? बाकी 2 टाइप की हमारी मांगे थी, जिसमें था कि एक तो उच्च स्तरीय जाँच हो, जिसके लिए उन्होंने अपनी मतलब हाँ कहा है उन्होंने, और ये था कि जो व्यक्ति था जिसने भाई को बुला रखा था वहाँ पे, उसके टच में, जिसके टच में था वो बंदा, बाकी भाई ने किसी से बात भी नहीं की है, वह उसके अलावा किसी से उसका संपर्क है नहीं, तो हमें पूरा शक है वही है। तो हम चाह रहे थे कि उसके नाम की कोई नामजद रिपोर्ट लिखे। 1 महीने से एक युवक घर से लापता है, नौकरी के नाम पर ठगी की बात कही गई थी परिजनों द्वारा, और 1 माह बीत जाने के बाद भी अब तक किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं लग पाई है युवक के प्रति। और आज आपके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन को मजबूर हुए हैं सभी ग्रामीण और एसपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो किस तरीके की बात एसपी द्वारा कही गई है और किस तरीके का आश्वासन आपको मिला है? देखिए, पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। एक बच्चा 1 महीने से लापता है, अभी तक उनकी नामजद रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जबकि पीड़ित लोगों ने उनका नाम लिखा है और नामजद रिपोर्ट नहीं लिखी। इसमें कहीं ना कहीं दाल में काला तो है ही। और आज जब मुझे क्षेत्र के लोगों ने कहा कि भाई साहब कि 1 महीना हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा। और मैंने एसपी साहब के पूरे जनता के साथ धरना प्रदर्शन किया। एसपी साहब ने आज वास्तव में एक अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने तत्काल जो मुलजिम है
उसको उठाने की बात कर रही थी। उसे उसके FIR भी दर्ज उसके नाम से हो चुकी है। वो 2-3 दिन के अंदर हम ये कर देंगे, उसे गिरफ्तार करके और लड़के का हम पता लगवाएंगे करके। 29 अगस्त को योगेशपुरी नाम का एक युवा बैजनाथ में अपनी बुआ के पास रहता था। यहाँ से काम के सिलसिले में ऋषिकेश गया था। उसका पूर्व परिचित जिसके साथ वो पहले भी काम करता था, बिरमानी नाम का व्यक्ति, वहाँ जाना बताया गया। उसके बाद वहाँ जाता है, वहाँ से बाद मुंबई वगैरह कई जगह घूमने उसकी लोकेशन मिलती रही है। 4 तारीख तक हमें उसकी लोकेशन मिलती रही है। उसके बाद कोई इसकी लोकेशन नहीं मिली और इसमें पुलिस द्वारा 365 IPC का अभियोग दर्ज किया जा चुका है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें हमारी सर्विलांस टीम, SOG टीम और इंस्पेक्टर बैजनाथ से हम इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आज लोग आए थे और हमारी कार्य जो हम लोग काम कर रहे हैं इस पर संतुष्ट होकर गए हैं। हमने उनको कहा कि आप लोग अपना जो साक्ष्य हैं वो दीजिए। इनके द्वारा बताया गया है कि उन्होंने कुछ पैसा भी बिरमानी को लड़के ने दिया था रोजगार के लिए। कर्णप्रयाग में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। दोपहर बाद शुरू हुई झमाझम बारिश। पहाड़ी क्षेत्रों में आए दिन हो रही है बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट आई है। हल्की हल्की ठंड के चलते लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा ले लिया है। वहीं लगातार बारिश से किसान भी परेशान हो गए हैं। हल्द्वानी पुलिस और SOG के द्वारा हल्द्वानी सबसे बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। पुलिस ने 12 से 15 लाख की कीमत की 224 ग्राम बरेली से लाई जा रही स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका खुलासा कल DIG कुमाऊं के द्वारा हल्द्वानी के सभागार में किया गया। DIG कुमाऊं ने बताया कि रात्रि के समय बेल बाबा मंदिर पर चेकिंग के दौरान SOG टीम और स्थानीय पुलिस में जब एक व्यक्ति को रोका तो उसके पास से लगभग 224 ग्राम स्मैक बरामद की गई। वहीं पकड़े गए व्यक्ति ने बताया कि मैं बरेली से हल्द्वानी में काफी लंबे समय से स्मैक बेच रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आज बेल बाबा चौकी के वहाँ हल्द्वानी के वहाँ जो है हमारे टीम ने जो एक कंबाइंड टीम हमने बनाई है ADTF और SOG की मिल के, उन्होंने आज ये रिकवरी की है। 224 ग्राम जो है ये स्मैक की बरामदगी है। एक बड़ी जो है बहुत बड़ी कमर्शियल क्वांटिटी है। पिछले 2 साल की ये सबसे बड़ी रिकवरी है। तो ये जो वेस्टर्न UP जो हमारा जो सरहदी जनपद है रामपुर और बरेली, यहाँ से जो है ये अपराधी जो है हमारे इसका फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे मात्रा में जो है ये लोग यहाँ बेचते हैं। हल्द्वानी, रुद्रपुर और रामनगर ये सब एरिया में जो है यहाँ पर ये काशीपुर ये सारे एरिया में ये बेचते हैं। इसमें एक आदमी जो है मुसम्मा जो कि रहने वाला रामपुर बिलासपुर का है, इसको अरेस्ट किया हुआ है और इसमें 3 लोग जो है अभी वांछित है। तीनों जो है बरेली के रहने वाले हैं और ये बहुत बड़ी खेप 224 ग्राम स्मैक बड़ी खेप है, जिसमें लगभग जो अनुमानित कीमत 12 से 15 लाख रुपए की अनुमानित कीमत इसकी है। तो एक अच्छी जो है ये बरामदगी है। सर आपका मसूरी माल रोड में हैकमन कंपाउंड की जमीन पर हो रहे निर्माण को लेकर लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। वहीं ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य को ढकने को लेकर माल रोड पर पर्दे लगाकर दून व्यू को भी ढक दिया गया है, जिसको लेकर लोगों ने SDM मसूरी से शिकायत की है। बताया जा रहा है कि हैकमन कंपाउंड के स्वामी द्वारा हैकमन के साथ वाली भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। वो JCB के माध्यम से मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन JCB चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। लोगों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए SDM मसूरी मनीष कुमार के निर्देश पर नायब तहसीलदार दिनेश रमोला पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और माल रोड पर लगे पर्दों को तत्काल हटाने के साथ ही अनाधिकृत रूप से संचालित हो रही JCB को भी तत्काल रोकने के निर्देश दिए हैं। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उन्हें दुर्लभ प्रजाति के लगभग 24 कछुए तस्करी में पकड़े गए। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र की ये घटना है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर दिनेशपुर थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में जाफरपुर रोड में चेकिंग कर रहे थे। कछुआ तस्कर 24 दुर्लभ प्रजाति के जिंदा कछुओं को लेकर पुलिस को देकर भागने की कोशिश कर रहे थे। वह तभी पुलिस ने दबिश देकर 24 दुर्लभ प्रजाति के जिंदा कछुओं को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। लेके आ रहे थे और साथ दिनेशपुर में बेचने के लिए थे, महेशपुर में पकड़े गए। और लगभग कितने कछुए और बाकी इसको आगे क्या करेंगे? आगे 20 कछुए हैं जिन्हें अभी ले जाऊंगा मैं। इसका मेडिकल करवाने के बाद कोविड करने के बाद इसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहाँ से न्यायिक अपेक्षा में हल्द्वानी भेजा जाएगा। वन विभाग के कौन सा धारा लगता है, इसमें क्या कार्रवाई होती है सर? वन विभाग की लगती है भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की 939 और पठेज धारा है 51। सर अपना शुभ नाम किस विभाग में आप? मैं प्रमोद चंद्र त्रिपाठी, उप वन क्षेत्र अधिकारी रुद्रपुर रेंज।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से मुलाकात कर भाजपा और आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि जहां भाजपा की कुशासन से आज उत्तराखंड का हर वर्ग परेशान हो चुका है, तो वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी को आरएसएस की बी टीम बताया और कहा कि प्रदेश की जनता का भारी समर्थन कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में मिल रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भाजपा के नेता चुनावी राजनीति कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। अभूतपूर्व सहयोग लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है, तो उससे साफ लिख रहा है कि इमारत में जो इबारत लिख दी गई कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से राज्य की जनता, युवा, किसान, नौजवान, अल्पसंख्यक, दलित, जनजाति, पिछड़े समाज का हर वर्ग परेशान है और उन्होंने मन बना लिया है कि हम इस सरकार को बदलेंगे और उसका प्रभाव भी दिखने लग गया कि सरकार के हाथ पांव जाने लगे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जितने ही हथकंडे कर ले है, सब कुछ कर ले, लेकिन राज्य में 2022 में बदलाव होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपका कोई जनाधार नहीं बढ़ रहा है, आप आरएसएस की एक बी टीम के रूप में है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम 1 लाख नौकरियाँ दे देंगे, 2014 में दिल्ली में 8 लाख की नौकरियों की सरकारी नौकरी घोषणा देने वाले, क्या 8,000 नौकरियाँ भी दी? आपकी दिल्ली में सरकार है, आप वहाँ जो दिल्ली सक्षम राज्य है, आर्थिक रूप से सफल राज्य है, वहाँ मात्र 200 यूनिट बिजली फ्री में दे रहे हैं और उत्तराखंड में, यूपी में, गोवा में जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ आप 300 की भविष्यवाणी कर रहे हैं। दूसरा, कोतवाली किच्छा पुलिस और गोवंश स्क्वाड के द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक काल मेहताब अली ग्राम कुरैया थाना किच्छा के घर पर छापेमारी की गई। छापा मारकर लगभग 150 किलोग्राम प्रतिबंधित गोमांस, 1 इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 5 धारदार छुरी, 1 चापड़ और 2 सूजे, 1 कुल्हाड़ी बरामद की गई और मौके पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही एक अभियुक्त रईस अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी ग्राम कुरैया को मौके से भागते हुए गली से गिरफ्तार किया गया। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी देहरादून का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में जाकर यात्रियों से बातचीत की और विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री धामी ने आईएसबीटी में यात्रियों के बैठने, पेयजल, स्वच्छता, शौचालय की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही परिवहन निगम के अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने उत्तराखंड परिवहन निगम के काउंटर का निरीक्षण कर निर्देश दिए कि यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत सभी जानकारियां बोर्ड पर चस्पा की जाए। बुजुर्ग लोगों को आवागमन के लिए कोई दिक्कत न हो, इसके लिए काउंटर पर उनकी सहायता के लिए व्यवस्था भी की जाए। दिशा निर्देश हैं वो दिए हैं और मैं जो कमियां हैं मैंने अधिकारियों को बता दी है। यहाँ पर सफाई से लेकर जिस प्रकार की भी जो व्यवस्था है, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, सभी को वो 1 हफ्ते के अंदर सारी दुरुस्त कर लें, अन्यथा जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई भी की जाएगी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, उपनल से जुड़ी हुई। विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले के अनुसार उत्तराखंड में अब उपनल में आज से केवल स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारकों का ही पंजीकरण होगा। दरअसल सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस बारे में विभाग को निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि अनियमितताओं की शिकायत के बाद मंत्री ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि 23 सितंबर से उपनल की वेबसाइट पर केवल उत्तराखंड के स्थायी प्रमाण धारकों का ही रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। जानकारी के मुताबिक कुछ समय से अनियमितताओं की शिकायतें मंत्री गणेश जोशी के पास आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को तत्काल इस निर्देश का पालन करने को कहा। आज से उपनल की वेबसाइट में केवल स्थायी निवासियों का ही पंजीकरण किया जाएगा। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।